नमस्कार, उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने अगस्त्य मुनि क्रीड़ा मैदान में लखपति दीदी अभियान शक्ति के सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केदार घाटी के स्थानीय उत्पादों को देश विदेश में केदार ब्रांड बनाकर तैयार करके विपणन किया जाएगा। मातृशक्ति की आजीविका सुधार की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सीएम ने साथ ही कहा कि घाटी के होम स्टे से लेकर के अन्य सुविधाओं को भी इसके अंतर्गत पहचान दी जाएगी। इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है, तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी बात की जा रही है और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनें हैं उनको भी कड़ाई से जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और कहीं भी कोई भी घोटालेबाजी या कहीं पर कानूनों का उल्लंघन हो या जिस प्रयोजन से जिसको जो भूमि आवंटित की गई है और प्रदेश में धामी सरकार के द्वारा जल्द ही सख्त भू कानून लाने के फैसले के बाद से राजनीति गर्मा गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस ने कहा कि जो भू कानून प्रदेश में कांग्रेस लेकर आई थी उस भू कानून को इसी रूप में लागू करके बीजेपी को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए थी, लेकिन धामी सरकार समिति गठित करके लोगों को गुमराह कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य बनने के बाद से कांग्रेस की ही सरकार रही और अपनी सरकार के समय में उन्होंने खुद राज्य आंदोलनकारियों के साथ आरक्षण देने को लेकर एक बड़ा धोखा किया, जबकि हमारी सरकार किसी भी बात को लेकर उसकी बारीकी समझकर उसे विधानसभा के पटल पर रखती है, तब जाकर के उसको जनहित के लिए लागू किया जाता है। वो कानून कोई इसमें समिति को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें लाग लपेट की कोई। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में और भुवनचंद खंडूड़ी जी की सरकार में एक कानून था कि 250 वर्ग गज से अधिक कोई भी बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, उसको एक लाइन में पारित कर दे। अब इसमें इतना डिले करना, उसमें बैठेंगे, विचार करेंगे, कृषि मंत्री कोई बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई बयान दे रहे हैं, तो ये ताकि ये है कि अब जितने ज्यादा और लोग रूट खसोट कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हम सख्त कानून लाएंगे। कब लाएंगे? जब पूरी जमीन बिक जाएगी। कोई भी कानून को पारित करने के लिए बकायदा विधानसभा पटल पर रखा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी का हमें वो काला इतिहास नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक छल किया था। आरक्षण देने के नाम पर उनको मुंह जवानी आदेश दे दिया था कि हम आपको आरक्षण देते, और कितने छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया था। वो काला अध्याय अपना इनको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार का कोई भी कार्य हमारी भाजपा सरकारें करने में एकदम भी राजी नहीं होती है। हम कोई भी अगर फैसला लाते तो उसको विधानसभा की पटल पर रखते हैं। और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ही देवभूमि उत्तराखंड के लिए भी लगातार सख्त भू कानून की मांग की जा रही है, जिस पर विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को सख्त भू कानून बनाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए और इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय भी लेनी चाहिए। वहीं इसी के साथ ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि जो मूल निवास का कानून 2012 में खत्म कर दिया गया था उसे दोबारा धरातल पर लाना चाहिए। समय से हो रही है और भू कानून की मांग को हमारी सरकार को मान लेना चाहिए, परंतु आज इस भू कानून और मूल निवास को एक फुटबॉल की तरह हमारी सरकारों ने और विपक्ष ने बना दिया है। कोई इधर से किक मार रहा है, कोई उधर से किक मार रहा है, बस इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार है तो मुझे लगता है कि इस दौरान भू कानून को लागू करना चाहिए। भू कानून बनना चाहिए,
सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, और चाहे हिमाचल प्रदेश के तर्ज में हो, चाहे अलग से एक, और इसमें सभी राजनीतिक दलों की राय भी, मशवरा भी देना चाहिए। और मेरा मानना है कि जब सख्त भू कानून बनेगा तभी उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के डोभालवाला और बकरालवाला में सड़कों और छोटी बिंदाल नाले का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बदहाल स्थिति के लिए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी सड़कें बदहाल है। इसके अलावा नदी नालों की सफाई नहीं हो रही है। इसकी वजह से डेंगू समेत अन्य बीमारियों के फैलने का डर है, लेकिन सरकार इसके सुधार में कोई ध्यान नहीं दे रही है। केदारनाथ विधानसभा में जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को लेकर के जहां बीजेपी ने अपने 5 मंत्रियों को मंडल स्तर पर चुनाव की जिम्मेदारी दे रखी है, तो कई बड़े नेता भी लगातार केदारनाथ के दौरे पर हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इसी असमंजस में फंसी हुई है कि आखिर केदारनाथ धाम में कौन प्रचार प्रसार करेगा और कौन नहीं। ये सवाल जब कांग्रेस के संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने बद्रीनाथ का उपचुनाव भी जीता था और मंगलौर का चुनाव भी हमने जीता है। देखिए, अगर हमारी तैयारी नहीं होती तो आपको हम बद्रीनाथ का चुनाव कैसे जीते, मंगलौर का चुनाव कैसे जीते। शायद विपक्षियों को या आपको हमारी तैयारी नहीं दिखती। हमारी पूरी तैयारी है और बूथ लेवल की तैयारी है। समय आने पर हमारी तैयारी का आपको दिख जाएगी और समय आने पर हम केदारनाथ का उपचुनाव भी जीत के दिखाएंगे। हमारा केदारनाथ की महान जनता पर भरोसा है। वहां की जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, वहां का कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा और वहां का जो पीड़ित पक्ष है वो हमारा चुनाव लड़ेगा। हम पूरी तैयारी के साथ है। हम भाजपा की तरह ढिढोरा पीटने का काम नहीं करते हैं, हम धरातल में काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ चुनाव के लिए तैयार हैं। और उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सचिव और काशीपुर निवासी अलका पाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि हाईकमान के निर्देश पर उन्हें प्रदेश से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। इस बार हरियाणा में बीजेपी का सूफड़ा साफ होना तय है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लोग बीजेपी की नीतियों से त्रस्त हैं। तो वहीं हरियाणा के एग्जिट पोल पर बोलते हुए अलका पाल ने कहा कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले अपनी पार्टी हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि मेरी जैसी छोटी जमीनी कार्यकर्ताओं को हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्य के अंदर एक सेवा करने का, संगठन की सेवा करने का मौका मिला। मैं पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर मैंने एक ऑब्जर्वर के रूप में काम किया और इस क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं में मैंने देखा कि भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी। इसका कारण ये था कि पिछले 10 सालों में भाजपा की लगातार जो वादे जनता से किए गए थे वो वादे तो धरातल पे थे ही नहीं। यहाँ तक कि जो आधारभूत जो आवश्यकता होती है, प्रमुख तौर पे मैं बताना चाहती हूँ जैसे सड़कों की, बिजली की, बहुत बुरी दशा में हरियाणा राज्य आज विकास के रास्ते पर बहुत पीछे पिछड़ चुका है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना,
सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर। सभी के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव को कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का बयान सामने आया है। नवीन जोशी ने कहा है कि आगामी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला और महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक भी की गई। इसके प्रदेश के युवा घूम रहे हैं और महंगाई अपने चरम पर है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है। निश्चित तौर से पूरे प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाइए तो पूरा प्रदेश का विकास होगा, चौमुखी का विकास होगा, पलायन रुकेगा, यहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड की जनता ने बनाई, लेकिन यहाँ पे आज तक कोई भी काम नहीं हो रहा। अगर हम महिला उत्पीड़न की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में पहला प्रदेश उत्तराखंड बन गया है जहां महिला उत्पीड़न की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रही। और देहरादून स्थित सपा के प्रदेश कार्यालय में सपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी निकाय चुनाव में संगठन को मजबूत करने को लेकर कोर कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कोर कमेटी के कार्यप्रणाली के संबंध में भी बताते हुए कहा कि कोर कमेटी सभी निकायों के 100 वार्डों में ऐसे उम्मीदवार जो पार्टी के लिए निष्ठावान हैं और प्रदेश में पार्टी की जीत का परचम लहराएंगे, उनका चयन करेगी। मुख्य कारण था संगठन संघे शक्ति सर्वदा, संगठन मजबूती से काम करे। आने वाले निकाय चुनाव पे हमारा फोकस है कि 100 वार्ड हैं तो उनमें हम अपने प्रत्याशी उतारें। उसके लिए एक हमने कोर कमेटी का भी गठन किया है। बहुत जल्दी वो समाचार पत्रों में भी आपको देखने को मिलेगी। और मुख्य उद्देश्य हमारा कोर यही था, अपना जो निकाय चुनाव है उस पर काम करें। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड भी अब परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डाटा तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिले और ऐसी भी कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। साथ ही सही से जो है परिवारों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी मिले, सरकार ये भी कोशिश कर रही है। लेकिन यदि कोई परिवार जो योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहा है, उसकी जानकारी भी परिवार रजिस्टर के जरिए पता लगाई जा सकती है।
परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, एक निजी एजेंसी को मिला है और उनके साथ एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। और उत्तराखंड स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर के कारण अस्थायी रूप से बंद की गई प्रमुख विभागों की वेबसाइट को सुचारू कर दिया गया है। अपनी सरकार जो है ई ऑफिस, ई रवन्ना पोर्टल, चारधाम पंजीकरण जैसी मुख्य साइटें फिर से सुचारू हो गई हैं। इससे पहले शनिवार को सीएम हेल्पलाइन को सुचारू कर दिया गया था। राजस्थान से देहरादून लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनआईसी, आईटीडीए, पुलिस विभाग आदि के साथ महत्वपूर्ण बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने सोमवार तक सभी साइट्स के सुचारू संचालन के निर्देश दिए थे और आईटीडीए के निदेशक निकिता खंडेलवाल ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में सभी प्रमुख साइट्स को सुचारू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में डाटा लॉस का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं आया है, वहीं सभी डाटा जो है सुरक्षित है। और हाल ही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण से डीएम आशीष चौहान ने देर रात छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि छापेमारी जब करवाई गई तो स्वास्थ्य विभाग की पोल इसमें खुल गई। इतना ही नहीं, डीएम चौहान ने मामले में जांच के भी आदेश दिए। इस मामले का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी संज्ञान ले लिया है और मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि वो अब हर दूसरे दिन अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी आदेश जारी किया है कि डीएम और एसडीएम अस्पतालों के निरीक्षण करेंगे। कहीं भी कोई भी कमी पाई गई तो मामले में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने 2 दिवसीय पौड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया, जिसमें 4,40,71,000 रुपए की लागत से जिसे तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान रेंज अंतर्गत वन्य जीव सप्ताह के वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा सरन की अध्यक्षता में गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा सरन ने वन्य जीव सुरक्षा एवं मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं, वनों एवं वन्य जीवों का महत्व, मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण और बचाव के उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही वनकर्मी, बीपीआरटी, स्थानीय ग्रामीणों ने वन जीव की घटनाओं और तात्कालिक कार्रवाई पर प्रकाश डाला। वहीं राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुनखेत और मोहान के छात्र छात्राओं ने पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। छात्र छात्राओं ने पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में वन्यजीव पर आधारित खूबसूरत प्रतियोगिता को लेकर के वनकर्मी और स्थानीय ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखाई दिया। विभागीय अधिकारी अल्मोड़ा महोदय के निर्देशन में वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत हम पूरे क्षेत्र में, पूरी रेंज में अलग अलग दिन विभिन्न जगहों पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जागरूकता गोष्ठी कर रहे हैं। इसी के क्रम में मोहान रेंज में आज रेंज परिसर में स्कूली बच्चों और स्थानीय जन समुदायों के साथ एक जागरूकता गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है। इसमें हमारे मोहान गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और कुनखेत गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया। साथ में सरपंच तड़म ने हमारा यहाँ पे प्रतिभाग किया है। आज मोहान रेंज में क्या कहते हैं 1 से 7 अक्टूबर को जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह में यहाँ पर कुनखेत प्राथमिक विद्यालय और क्या कहते हैं मोहान गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे आए हैं उन पर हमने निबंध प्रतियोगिता और क्या कहते हैं दूसरा पेंटिंग की प्रतियोगिता रखी है। जो भी बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं वह मनुष्य भी रहेगा,
पेड़ पौधे भी रहेंगे, जानवर भी रहेंगे। रुड़की के थाना भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र के गांव छापुर शेर अफगानपुर के पास भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटी घी बनाने की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद पाया गया। टीम के अधिकारियों ने फैक्ट्री प्रबंधन को कागजात दिखाने के लिए निर्देश दिए। बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू वाले प्रसाद में मिलावट होने के मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग टीम के अधिकारी योगेंद्र भंडारी और महिमानंद जोशी सहित अन्य अधिकारियों ने फैक्ट्री में पहुंचकर छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति की तरफ से शिकायत मिल रही थी कि इस कंपनी में जो देसी घी बनाया जा रहा है उसमें मिलावट की जा रही है, लेकिन जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम फैक्ट्री पहुंची तो वहां किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं मिला। दरअसल आज खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार हमारी हरिद्वार की जनपद की एफडी की टीम यहाँ पहुंची है। तो यहाँ आने का मकसद है कि घी में आजकल मिलावट के आधार पर हम लोग जांच कर रहे हैं। आयुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए कि इसकी जांच की जाए कि मेन फैक्ट क्या है। उसके आधार पर हम जब यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि सेंटर लाइसेंस की है, इसमें जो निर्माण लाइसेंस दिया गया सेंटर एफएसआई द्वारा लिया गया है, सेंटर यूनिट है। तो आज मॉडल मिनिस्टर हम आए हैं, अदरवाइज सेंटर की जो उनकी इन्फॉर्मेटिव टीम है वो इस पर कार्य करती है। तो हमने पाया यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे कोई भी इस पर मशीन इंस्टॉल है, लेकिन इस पर कोई भी इस टाइम फाइनल प्रोडक्ट हमको नहीं मिला है, ना बन रहा है। और हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव सिन्हा ने गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने गौला नदी में हुए कटाव और सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण करते हुए खेल विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खेल सचिव ने बताया कि पिछले दिनों आई भारी बरसात की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, इसलिए सुरक्षात्मक कार्य किए जाने की परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही परमिशन मिलेगी वृहद स्तर पर सुरक्षात्मक कार्य किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न खेलों के कोचों से बात की और कहा कि जैसे ही राष्ट्रीय खेलों की तिथियां घोषित होंगी वो पूरी तैयारी में जुट जाएंगे। स्टेडियम के बाद जो कटान हो रहा है उसको लेके इरिगेशन जो प्लान बनाया है वो प्लान पर जैसे ही अप्रूवल आता है काम शुरू हो जाएगा। बरसातें खत्म हो गई इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य की अभी कटान होने में अभी समय है। इस बीच में हम लोग अपना काम कर लें ताकि अगली बरसात से पहले हमारी वो लैंड जो है बच जाए। लैंड रिकवर होना इंपॉर्टेंट नहीं, लैंड फर्दर न कटे इंपॉर्टेंट है। बाकी इस जगह को हम लोग भविष्य में आने वाली अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पार्ट के रूप में देख रहे थे, तो आज उसी का हमें समीक्षा थी कैसे इस पूरे परिसर को हम हल्द्वानी के लिए ओपन कर सकते हैं ताकि हल्द्वानी के लोग यहाँ पर आकर स्विमिंग कर सके, ऐसा मेंबरशिप बना रहे कि स्विमिंग कर सके, यहाँ पे आके इंडोर वॉलीबॉल खेल सके, इंडोर बास्केटबॉल खेल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में यूपी उत्तराखंड को जोड़ने वाला 15 किलोमीटर लंबाई का खटीमा मझोला राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे प्रतिदिन हजारों की संख्या में गुजरने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढों और रोड की जर्जर हालत से हादसे होने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। सड़क को ठीक कराने को लेकर ग्रामीण कई बार जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका था 2018 में। इसके हस्तांतरण की कार्रवाई गतिमान थी और ये अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी को स्थानांतरित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई राष्ट्रीय राजमार्ग खंड हल्द्वानी द्वारा ही की जाएगी। खबर उत्तराखंड फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।